अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक अखबारी रिपोर्टर हूँ। मेरा नाम काजल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ये अजीब इत्तिफाक है कि ददियाल में सबके यहाँ एक ही औलाद हुई। मेरे अब्बा पंजगाना नमाजी और मुत्तकी हैं। मस्जिद में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और बाकी वक्त एक दुकान पर सेल्समैन के तौर पर काम करते हैं। यूं हमारी गुजर बसर हो रही है। एक चचा ने घर के बाहर बैठक में परचून की दुकान बनाई हुई है और उनका बेटा सफदर एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम है। दूसरे चचा करीबी स्कूल में मास्टर हैं और चची घर पर कपड़े सीती हैं। सफ़ेद पोशी का भरम कायम है। इस भरम को कायम रखने के लिए मैंने एक अखबार में नौकरी कर ली। उस दिन मैं दफ्तर में बैठी थी कि चपड़ासी ने एक रजिस्ट्री लाकर दी, जिसे पढ़कर मैं हक्का बक्का रह गई। अभी खत मेरे हाथ में ही था कि सफदर का फ़ोन आ गया। उसे भी आज सुबह ऐसा ही खत मौसूल हुआ था और नौमान को भी। वो दोनों मेरे पास आना चाहते थे। हम तीनों में बड़ी हम आहंगी थी, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और बचपन भी साथ गुजरा था। और सबसे बढ़कर ये कि तीनों में गुर्बत का रिश्ता था। आखिर तय ये पाया कि रात को सब मेरे यहाँ आएंगे और वहीं पर तफसीली बात होगी। शाम को जब मैं घर आई तो अब्बा मस्जिद से आ चुके थे और अम्मा दाल को तड़का लगा रही थीं। मैंने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी, क्या हम सदा से यहीं पर रहते हैं या पहले कहीं और रहते थे? अब्बा ने कहा, नहीं बेटा, हम लोग यहीं पले बड़े हैं। लेकिन आज ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? अब्बा जी के सवाल को नज़रअंदाज करके मैंने कहा, अब्बा जान, हमारा कोई आबाई मकान वगैरह है? अब्बा जान की आंखों में एक लम्हे के लिए मैंने दहशत देखी। नहीं। उनका लहजा काफ़ी दुरुस्त था। फिर वो बोले, सवाल ना करो, मेरे सर में दर्द है। अब्बू का मूड ख़राब देखकर मैं अपने कमरे में आ गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात को सफदर और नौमान आ गए। हमने मिलकर चाय पी और फिर मेरे कमरे में महफिल जम गई। सफदर और नौमान ने अपने अपने ख़त निकाले। तीनों ख़तों की तहरीर एक जैसी थी, तारीख भी एक ही थी। अब मैंने अपना ख़त पढ़ना शुरू किया। काजल, अगर तुम करोड़ों की जायदाद की मालिक बनना चाहती हो तो जल्द अज जल्द पहुंचो। ये राज तुम तीनों के अलावा किसी को मालूम ना हो, वरना इस सुनहरी मौके से हाथ धो बैठोगी। ऐसा ही मतन सफदर और नौमान के खत का भी था। लिखने वाले का नाम ना था और ना कोई पता। सफदर ने कहा, समझ में नहीं आता ये बकवास किसने लिखी है। आज ही मैंने अब्बा से पूछा था, वो तो एकदम गर्म हो गए। नौमान ने कहा, ज़रूर ये किसी की शरारत है। मैं बोली, खैर देखा जाएगा, अभी अपने वालिदैन को कुछ भी ना बताया जाए। बात आई गई हो गई। एक सुबह सफदर मेरे दफ्तर आन पहुंचा। उसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। कहने लगा, काजल, वो खत कोई मजाक नहीं था। कौन सा खत? अरे वही जायदाद वाला। आज सुबह दफ्तर में किसी लड़की का फ़ोन आया था। कहने लगी, तुम लोग उस खत को मजाक ना समझो और जल्दी पहुंचो। मैंने कहा, मोहतरमा, आपको ये मजाक जेब नहीं देता। हम मुफलिस लोग हैं, हमारे पास जायदाद तो क्या, जायदाद के नाम पर एक झोंपड़ी तक नहीं है। वो कहने लगी, वक्त ज़ाया ना करो, तुम्हारे वालिदैन ने ये गलती की और आज तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये बताकर सफदर कहने लगा, उसने ये नंबर दिया है और कहा है कि तुम उसे फ़ोन करो। मैंने नंबर लेकर कहा, चलो पीसीओ चलते हैं। ये बताता चलूँ कि उन दिनों मोबाइल की सहूलत इतनी आम न थी। हम तीनों नज़दीकी पीसीओ में पहुँचे और नंबर डायल किया तो दूसरी घंटी पर एक लड़की ने ही उठाया और कहने लगी, काजल, मुझे मालूम था कि तुम फ़ोन करोगी। मैं हैरान रह गई कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, जबकि अभी मैंने हेलो ही कहा था। फजूल बातें ना सोचो, यानी वो दिमाग भी पढ़ सकती थी। बोली, तुम लोगों की एक बहुत बड़ी हवेली है जिसके मालिक तुम तीनों हो। तुम तीनों वहाँ जाओ, हवेली को देखो और मुंशी से मिलकर उसे हासिल कर लो। मैंने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या दिलचस्पी है? दरअसल मैं लाल हवेली की निगरानी से तंग आ गई हूँ, अपनी अमानत लेकर जाओ। मैंने कहा, अब्बा जी तो कह रहे थे कि हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, तो ये हवेली कहाँ से आ गई? वो कहने लगी, यकीन ना हो तो खुद जाकर पता कर लो, सारा नूरपुर गांव जानता है। न जाने तुम लोगों के वालिदैन ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई है। जल्दी करो, वरना इतने कीमती असासे से तुम सब महरूम हो जाओगे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते ही बूढ़े हो जाओगे। इसके साथ ही लाइन कट गई। मैंने सफदर से कहा, अब कहो क्या किया जाए? जबकि हम तीनों के वालिदैन
किसी भी किस्म की जायदाद से मुनकिर हैं। आखिर ये मुअम्मा क्या है, जाकर ज़रूर देखना चाहिए। आखिर को रिपोर्टर हो, कोई ना कोई कहानी तुम्हें मिल ही जाएगी, सफदर बोला। तय ये पाया कि वालदेन को कुछ बताए बगैर चलते हैं। चुनाचे हम तीनों ने घर पर यही बताया कि दफ्तरी काम से जा रहे हैं और तीनों मुख्तलिफ औकात पर स्टेशन पहुंचे और नूरपुर गांव की तरफ रवाना हो गए। मैंने अपने साथ टेप भी ले लिया और कैमरा भी। ये गांव दरियाए राबी के किनारे पर था। ट्रेन से उतरने के बाद बाकी सफ़र बस के ज़रिए किया। जब मगरिब के वक्त गांव पहुंचे तो सफ़र से बदन चूर चूर था। एक तांगे वाले से कहा कि भाई कोई होटल वगैरह हो तो ले चलो। तो तांगे वाला कहने लगा, बाऊजी होटल तो नहीं, हाँ एक मुसाफिर खाना है, ले चलता हूँ। हम तांगे पर बैठ गए। शाम का मंजर और लहलहाते खेत इतने खूबसूरत लग रहे थे कि क्या बताऊं। तांगे वाले का नाम रमजू था। बातों बातों में हमने पूछा, रमजू मियाँ, यहाँ से लाल हवेली कितनी दूर है? अचानक घोड़ा हुनहुनाने लगा। रमजू ने कहा, बाऊजी आज ये नाम लिया है, आइंदा ना लेना। वो हवेली बड़ी ख़तरनाक है, वहाँ कोई नहीं जाता। लो, मुसाफिर खाना आ गया। हम सब उतरे और मुसाफिर खाने में दाखिल हो गए। वो मुसाफिर खाना क्या था? एक कमरे में 3 चारपाइयाँ ही पड़ी थीं और एक वाशरूम था। ये भी गनीमत था। मुसाफिर खाने की मालिका एक बूढ़ी औरत थी जिसने पहले तो हमारी खूब इंक्वायरी की कि हम कोई भागे हुए आशिक तो नहीं। जब मैंने उसे समझाया कि मैं अखबार में काम करती हूँ और एक फ़ीचर के लिए आई हूँ तो वो मुतमईन हो गई। उसने हमें रात का खाना दिया और हम सो गए। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं नहाने से फारिग होकर बूढ़ी के पास आ गई जो पराठे बना रही थी। इधर उधर की बातों के दरमियान जब मैंने लाल हवेली का जिक्र किया तो बूढ़ी अम्मा बुरी तरह चौंकी। उसके हाथ में रोटी लटकी रह गई और वो भड़क उठी। चलो फौरन उठो और कमरा खाली करो। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे आराम किया। इतनी देर में सफदर और नौमान भी वहां आ गए। हम तीनों ने फैसला किया कि अपने तौर पर हवेली तलाश करें, क्योंकि यहाँ पर तो हवेली के जिक्र से ही सब कतराते हैं। हम लोग घूमते फिरते रहे लेकिन हमें दूर दूर तक कोई हवेली नज़र न आई। अलबत्ता बकरियों का एक रेवड़ नज़र आया जिसे एक बच्चा लिए जा रहा था। मैंने कैमरा लिया और चंद तस्वीरें बनाई तो वो लड़का हैरत से देखने लगा। मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने उस लड़के को अपने पास बुलाया। उसका नाम फीका था। मैंने फीका से कहा, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहती हूँ, तुम्हारी ये तस्वीर अखबार में आएगी। फीका बेइंतहा खुश हुआ। मैंने कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फीका पहले तो हैरान हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा काम बताओ। जब मैंने लाल हवेली का पूछा तो वो अनजान बना रहा। जब मैंने कहा रहने दो, मैं किसी और से पूछ लूँगी, और चंद कदम आगे बढ़ी तो वो लपक कर आया और राजदारी से कहने लगा, अच्छा बताता हूँ। वो सामने जो टीला है कच्ची मिट्टी का, उसके पार एक जंगल है, उसी जंगल में वो हवेली है। हम तीनों ने टीले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। टीला अबूर करते ही सामने जंगल था जो फूलों से भरा हुआ था। ऐसा खूबसूरत जंगल मैंने पहली बार देखा था। यूं लग रहा था जैसे ये बाग जन्नत का नमूना हो। बाग को अबूर करते ही हद्दे निगाह तक सामने चटियल मैदान था जिस पर एक दरख्त तो क्या एक तिनका तक न था, और उस मैदान के दरमियान हवेली खड़ी थी। दूर से तो यूं लगता था जैसे वहां सदियों से कोई ना रहता हो। सफदर ने खुश होकर कहा, अगर ये जमीन और हवेली भी हमारी है तो हम करोड़ों के मालिक हैं। नौमान ने कहा, क्या तुम लोगों ने यह गौर किया कि यहाँ तक कितनी हरियाली और खूबसूरती थी, लेकिन ज़मीन का यह हिस्सा देखकर लग रहा है ये कोई अलग ही दुनिया हो। मुझे तो इस हवेली से ही दहशत महसूस हो रही है। मैंने कहा, चुप रहो, अब आ गए हैं तो मुंशी से मिलकर ही जाएंगे। बातें करते करते हम दरवाजे तक पहुंच गए। हवेली पूरी लाल रंग की लकड़ी से बनी हुई थी। सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अभी हमने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हमने खुले हुए दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, तो हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। अभी हमने अंदर कदम ही रखा था कि एक बूढ़ा सा शख्स न जाने कहाँ से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इतनी देर लगा दी, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो अब अंदर आओ। वो हमसे यूं मुखातिब था जैसे हमारे दरमियान अजनबियत की दीवार ना हो। बातें करते हुए हम उसके साथ एक मेज़ तक आ गए जिस पर गर्म चाय के साथ कई किस्म के बिस्किट पुरानी तर्ज की तश्तरियों में रखे हुए थे। मैंने इधर उधर से नज़रें हटाकर बाबा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, चलो चाय पी लो फिर बातें करना।
वो हमें छोड़कर चला गया। हम तीनों हक्का बक्का होकर चाय पीने लगे। दीवार पर नक्शो निगार बने हुए थे। मैंने कहा, नौमान इतनी खूबसूरत हवेली छोड़कर अम्मा अब्बा फाका ज़दा ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आखिर वो लड़की कहाँ है जिसने हमें यहाँ बुलाया है? चलो चलकर देखते हैं ताकि जल्द अज जल्द वापस जा सकें। हम तीनों एक कमरे से निकलकर एक राहदारी में आ गए जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे, और जहाँ पर राहदारी ख़त्म होती थी वहाँ पर एक जीना था जो ऊपर को जाता था। जीने के इख्तिताम पर एक खूबसूरत दोशीज़ा की तस्वीर आवेज़ा थी। मैंने उन दोनों को मुखातिब करके कहा, बाबा भी नहीं है, इसलिए अब बिला इजाज़त किसी भी कमरे में जाना बदतमीज़ी ही होगी। अभी मेरा जुमला ख़त्म भी नहीं हुआ था कि सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। मैंने इधर उधर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ पर एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। उसकी तस्वीर वहाँ लटकी हुई थी। उसका लिबास बहुत ही सादा और लाल रंग का था। उसने हमें बढ़कर खुशामदीद कहा, फिर बोली, तुम लोग मुझे लैला कह सकते हो। फिर वो मुड़ते हुए बोली, आओ मेरे साथ। वो हमें साथ लिए हुए उसी कमरे में आई जिसमें थोड़ी देर पहले हमने चाय पी थी। लेकिन अब वहाँ ना मेज थी और ना कुर्सियाँ, बल्कि वहाँ बड़े बड़े सोफे पड़े हुए थे। ये बड़ी हैरानी की बात थी, जबकि ये 100% वही कमरा था। लैला ने हमारी परेशानी को महसूस करते हुए कहा, इन बातों पर तवज्जो न दें, पहले हम काम की बातें कर लेते हैं। ये हवेली अब तीनों की है। इस हवेली के कई इसरार हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगे। मैं खुश हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे आज़ादी नसीब हो गई। आप कौन हैं? आखिर हमारे वालिदैन ने इस हवेली का जिक्र हमसे क्यों नहीं किया? मेरे सवाल पर उसने कहा, मैं इस हवेली में कैद हूँ और ये सब आपके वालिदैन का किया धरा है। वो नहीं चाहते कि आप लोग मुझे आज़ादी देने के लिए यहाँ आएँ। मैं ये कभी नहीं मान सकती कि हमारे वालिदैन किसी के साथ ज़्यादती कर सकते हैं। वो तो बड़े इबादत गुजार और कानात पसंद हैं। उन्होंने आज तक रिज़्क़ हलाल खाया है और खिलाया है। मैंने जवाब में कहा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई और वो गुस्से से भड़क उठी। कहने लगी, तुम्हारा बाप निहायत सफाक और कमीना इंसान है। तुम्हारे दोनों चचा जो अब शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जब मैं तुम्हें उनकी असलियत बताऊंगी तो तुम्हें एहसास होगा कि वो सब कितने बड़े कमीने हैं। नौमान ने कहा, मान लिया जाए कि हमारे घर वालों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुम इसका उलट ही कर रही हो। हमें यहाँ बुलाकर जायदाद सौंप रही हो। आखिर इस हमदर्दी का क्या मतलब है? लैला बोली, नौमान, यहाँ आने के तो कई रास्ते हैं पर यहाँ से जाने का कोई नहीं। अभी अभी तुमने इस बाग को देखकर कहा था कि ये तो जन्नत का नमूना है। इस जन्नत के नमूने के साथ बंजर ज़मीन देखी है जिस पर यह हवेली खड़ी है। ये ज़मीन अपने अंदर सिर्फ मौत समेटती है, ज़िंदगी नहीं। हाँ, अगर मैं ये हवेली तुम्हारे हवाले नहीं करती तो मैं यहाँ मज़ीद कई साल कैद में रहती। मुझे आज़ादी सिर्फ तुम लोग ही दे सकते हो, यही मेरी मजबूरी है। बाकी बातें खाने के बाद होंगी, अब तुम लोग आराम करो। ये कहकर वो चली गई। हम तीनों सुर्ख पर्दे को हिलता देखते रहे। फिर जैसे ही पलटे, हैरत से चीख निकल गई। अब वो कमरा ड्राइंग रूम की बजाय बेडरूम का नमूना पेश कर रहा था। आखिर ये क्या राज है सफदर? मुझे तो ये लैला कोई पहेली लगती है। मैंने सफदर की तरफ देखकर कहा। नौमान ने कहा, लानत भेजो इसी हवेली पर, चलो वापस चलते हैं। सफदर की भी यही राय थी, पर न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि इस लड़की की कहानी सुन ली जाए। लेकिन ये फैसला हुआ कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं जाकर लैला को बताती हूँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहती हुई मैं कमरे से बाहर निकल आई। सोचने लगी कि न जाने लैला का कमरा कौन सा होगा। पहले तो मैंने चंद आवाज़ें दी मगर कोई जवाब न आया, तो एक जानिब के कमरे पर दस्तक दी। अंदर मुसलसल खामोशी रही तो मैंने दूसरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। इसी तरह सारे कमरों पर दस्तक देती हुई जीने तक पहुंच गई। फिर सोचा वो ऊपर से उतरी थी, ज़रूर उसका कमरा ऊपर की मंजिल पर होगा, इसलिए ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ऊपर सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जिसकी दर्ज से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं समझ गई कि यही लैला का कमरा है। मैंने दस्तक दी। जब कोई ना बोला तो दोबारा कदरे ज़ोर से दस्तक दी और दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर बहुत तेज़ रोशनी थी, आंखें चुंधिया गईं। फिर जब आंखें देखने के काबिल हुई तो अंदर के मंजर ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। बहुत खौफनाक मंजर था। ऐसा मंजर मैंने कभी देखा और ना कभी सुना था। कमरे में छत से दो इंसानी पैर लटके हुए थे।
जो कभी कभी तेज हवा से झूलने भी लगते। उनके बराबर 2 हाथ भी लटके हुए थे। दीवार पर आवेजा खूंटी से धड़ लटका हुआ था। उससे कुछ दूर हेड स्टैंड था, बिल्कुल वैसा जैसे अंग्रेज अपने घरों, होटलों और दीगर पब्लिक मकामात पर रखते हैं। उस हेड स्टैंड पर एक सर टंगा हुआ था और वो सर लैला का था। उस कटे हुए सर में आंखें भी थी जो मुझे घूर रही थी। उस अजीब मंजर को देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं चीखती हुई जीने की तरफ दौड़ पड़ी। नौमान और सफदर भी निकल आए थे। मैंने चीख कर कहा, भागो जल्दी बाहर की तरफ। वो दोनों भी मेरे साथ बगैर कुछ सोचे समझे भाग उठे। जब हमने बैरूनी दरवाज़ा खोला तो धक से रह गए। उस दरवाजे के बाहर ना कोई मैदान था, ना कोई ज़मीन, बल्कि बाहर कोई मंजर ही ना था। यूं समझ लें कि हम फिजा में दरवाज़ा खोले खड़े थे, सामने कुछ भी ना था। अब हम दोबारा अंदर की तरफ भागे और जितने भी कमरों के दरवाजे खोले, सभी बाहर वाला मंजर पेश कर रहे थे। ये सब क्या है? सफदर ने थक कर बैठते हुए पूछा। इस सवाल पर मैंने सारा वाकया उनको सुना दिया। सफदर ने कहा, वो ठीक कहती थी, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे और ना कोई हमारी मदद करने आएगा। हम तीनों ही अपनी बेबसी पर बच्चों की तरह रोने लगे। तभी दरवाजे पर आहट हुई तो हम सब एक साथ मुड़ गए। लैला सामने खड़ी थी। हमने लैला को ऊपर से नीचे तक देखा, पर वहाँ कोई ऐसा निशान न था जो उसे मुर्दा साबित कर सके। वह मुस्कुरा कर बोली, काजल, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ किस कदर अजियत में हूँ। बेहतर होगा तुम लोग मेरी कहानी सुन लो, फिर तुम लोग अपनी मर्जी से जा सकते हो। वैसे भी तुम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तुम जान चुकी हो कि मैं मर चुकी हूँ, बल्कि मार दी गई हूँ। आज से 40 साल पहले ये गांव ऐसा न था। यहाँ बड़ी हरियाली थी, बल्कि नहर बहती थी। ये जो हवेली है, ये दरअसल मेरे दादा ने बनवाई थी। उनकी एक ही औलाद थी, यानी मेरे बाबा, और उनके भी एक ही औलाद हुई, यानी मैं। मेरे दादा गांव के लोगों का बेहद ख्याल रखते थे। उनके बाद ये जिम्मेदारी मेरे वालिद ने संभाल ली। वो भी बहुत नेक दिल थे। मैं उनकी आंख का तारा थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। मेरे बाद कोई औलाद न हुई, इसलिए बाबा के बाद हवेली और वो सारी ज़मीन जो अब बंजर पड़ी है, उसकी मालिक मैं थी। हमारे घर में कई खादमाएं थीं, उनमें तुम्हारी दादी भी थी, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें कभी मुलाजमा न समझा। कभी कभी इस हवेली में उनके तीनों बेटे भी आते थे। उनकी एक ही बहन थी जो मेरी सहेली थी। हम दोनों खेलते थे। उन दिनों मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे अब्बा मुझे घूरा करते हैं और बहाने बहाने से हवेली आ जाते हैं। एक रोज़ दोपहर को जब मैं नहाकर निकली तो तुम्हारे बाबा ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, लैला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि उस जुमले ने मुझ पर जादू कर दिया। अब रोज़ाना हम दोपहर को बाग में मिलते और तुम्हारी फूफी पहरा देती। मैं तुम्हारे बाप की मोहब्बत में पोर पोर डूब चुकी थी। एक रोज़ उसने कहा, लैला, हमारा तुम्हारा मिलन मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम आसमान का तारा हो और मैं ज़मीन का ज़र्रा। तुम्हारे वालिदैन हमारी शादी नहीं करेंगे, इसलिए चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। शादी के बाद लौट आएंगे। मैं राज़ी हो गई। तय ये पाया कि मैं घर से सारे जेवर और नकदी लेकर नहर के किनारे आ जाऊं। जब मैंने ये बात तुम्हारी फूफी जुलेखा को बताई तो उसने मुझे मना किया। ना लैला, ये ना करना। माँ बाप तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, वो तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। मेरे भाई की बातों से लालच की बू आ रही है, पर मैं पगली थी। मेरी आंखों पर तो तुम्हारे अब्बा की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने अपने और अम्मा के जेवरात और रुपए कपड़े में बांधकर पोटली सी बना ली और नहर के किनारे पहुंचकर तुम्हारे अब्बा का इंतज़ार करने लगी। जब फैज़ आया तो उसने पहला सवाल ये किया, जेवर लाई हो? मैंने कहा, हाँ, और देखो मैंने तुम्हारी पसंद का काला लिबास पहना है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखने की बजाय हुक्म दिया, अच्छा अब जल्दी चलो। मैं उसके साथ चल पड़ी। न जाने किन किन रास्तों से गुजरते हुए हम बहुत दूर निकल आए। सामने एक झोंपड़ी नजर आई तो फैज़ ने कहा, ज़रा अंदर चलकर बैठते हैं। मैं उसके साथ झोंपड़ी के अंदर चली गई। चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। मैं थक कर घास पर लेट गई। कुछ देर बाद मुझे बाहर से आहट सी सुनाई दी और फिर बातों की आवाज़ आई। मुझे हैरत हुई कि फैज़ किससे बात कर रहा है। दिल में खौफ भी था कि घर वाले तो नहीं आ गए। जब मैंने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा तो बाहर फैज़ के साथ 2 और आदमी खड़े थे। बाहर चांदनी फैली थी।
वो दोनों फैज़ के भाई थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं अभी मुतमईन होकर वापस पलट रही थी कि अपना नाम सुनकर रुक गई। फैज़ कह रहा था, वो जेवरात और नकदी लेकर आई है, लेकिन मेरा हिस्सा ज़्यादा होगा। मैंने ज़्यादा ख़तरा मोल लिया है। उसे मोहब्बत के जाल में भी मैंने ही फंसाया है। दूसरा कहने लगा, लेकिन तरकीब तो मेरी थी। तीसरा कहने लगा, अब लड़ो मत, हर चीज़ में बराबर का हिस्सा होगा। चलो अंदर चलकर ये हिस्सा बांट लें। लेकिन फैज़ को पहले मौका देते हैं क्योंकि उसकी मेहनत ज़्यादा है। मैं उनके इरादों को भांप गई। जुलेखा ठीक कहती थी, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। फैज़ अंदर आया और कहने लगा, लैला, सुबह तक यहीं रहना होगा। ऐसा करो, जेवरात वाला थैला मुझे दे दो, मैं संभाल लूँ। मैंने कहा, मक्कार, मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा। तुम मुझसे यूं ही कहते तो तुम्हें सब कुछ दे देती, लेकिन तुमने मोहब्बत के नाम को बदनाम किया, और अब मैं जाकर पूरे गांव को तुम लोगों की असलियत बताऊंगी। उस पर फैज़ ने कहा, इस काबिल रहोगी तो बताओगी ना। फिर उसने दोनों भाइयों को भी बुला लिया। जब वो तीनों अंदर आ गए तो फैज़ ने कहा, उसने हमारी बातें सुन ली हैं, तो इसे मारकर दफन कर देते हैं। मैं बहुत चीखी चिल्लाई कि मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम लोग जेवर भी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो, मेरे वालिदैन रो रहे होंगे। नियाज ने कहा, अच्छा चलो शाबाश, यहाँ से दौड़ती हुई हवेली चले जाओ। फैज़ भाई की बात सुनकर बोला, ये क्या कर रहे हो भाई, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं, इसे एक मौका तो दो। नियाज ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, जाने की इजाज़त मिलते ही मैं बाहर की तरफ भागी। भागती रही, भागते भागते मेरे पाँव से खून रिसने लगा, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरे पीछे वो तीनों कहकहे लगाते हुए दौड़ रहे थे। जब मैं अपने बाग में पहुंची तो नियाज ने मुझे दबोच लिया। मैं फैज़ को मोहब्बत और अल्लाह रसूल के वास्ते देती रही। जब मेरी सांसें उखड़ने लगी तो फैज़ ने एक तेज़ धार छुरा निकाला। नियाज ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर उन सफाक लोगों ने मेरे दोनों हाथ काटे, फिर दोनों पाँव और आखिर में सर, फिर वहीं ज़मीन के अंदर मुझे दफन कर दिया। काजल, तुमने हवेली में आते हुए बंजर ज़मीन देखी थी ना, वो मेरे खून नाहक की वजह से बंजर हुई है। खैर, उन तीनों ने मुझे कत्ल करने के बाद घर की राह ली। सुबह तक ये बात फैल गई कि मैं अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हूँ, और ये बातें तुम्हारे बाप ने फैलाई। ये सदमा मेरे गैरतमंद वालिदैन बर्दाश्त न कर सके और दोनों ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारे बाप और उसके ख़ानदान वालों ने हवेली पर कब्जा कर लिया, जेवरात का बंटवारा कर लिया और ऐश से रहने लगे। लेकिन इस हवेली ने उन्हें चैन से रहने ना दिया। कभी उन्हें मेरे रोने की आवाज़ें आती और कभी फरियाद और कभी मेरी लाश नजर आती। इसलिए वो ये हवेली बंद करके शहर चले गए। वहीं उनकी शादियां हुईं। शादी वाली रात जब उन्होंने अपनी बीवियों को मेरे जेवर पहनाए तो मैं वहाँ पर मौजूद थी, और वो जेवरात मेरे ही हुक्म से नाग बन गए जो उन्होंने उतार फेंके। हर दफ़ा यही हुआ, जिस दौलत के लिए उन्होंने मुझे मारा वो उनके किसी काम न आई। ये कहकर लैला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम आखिर ये हवेली हमें क्यों दे रही हो, जबकि हम तुम्हारे दुश्मन की औलाद हैं और सारा झगड़ा ही इस हवेली का है। मैंने सवाल किया, शायद तुम्हें मेरी बातों पर अब भी एतबार नहीं। तुम सोचती हो कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, जबकि मेरी लाश अब तक बेगोरो कफन पड़ी है। लो अपनी आंखों से देख लो। उसने हाथों से अपनी टांगें अलग की, फिर दूसरे आज़ा अलग अलग किए। वो ये काम इस तरह कर रही थी जैसे प्लास्टिक की गुड़िया हो और उसके हाथ पैर जैसे इलास्टिक से जुड़े हुए हों। ये मंजर इतना दिलखराश था कि हम तीनों बेहोश हो गए। न जाने कितनी देर बाद होश में आए। अब हमें अपने आप से नफरत हो रही थी कि हम ऐसे वालिदैन की औलाद हैं जो दुनिया के सामने शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। हम तीनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहे थे। हमने फैसला किया कि हम लैला की मदद करेंगे, मगर वो वहाँ नहीं थी। हमारी बेहोशी के दौरान ही वो कहीं चली गई थी। हमने उसे बहुत तलाश किया, मगर वो हमें कहीं ना मिली। हम हवेली से बाहर आए तो अब हमारे सामने वही बंजर मैदान था। सफदर और नौमान ने मेरी तरफ देखा तो वो दहशत ज़दा रह गए। उनकी आंखों से खौफ झलकता देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? काजल, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, सफदर ने कहा। अच्छा कहकर मैंने आईने पर नज़र डाली तो कांप उठी। उनकी बात सच थी, लेकिन जैसे ही मुड़ी तो उनकी हालत भी वही थी। उनके चेहरों पर भी बुढ़ापा आ गया था। मैंने उनकी तवज्जो उनके चेहरों की तरफ दिलाई तो
वो बोले, लगता है लैला ने ऐसा दानिस्ता किया है, ज़रूर वो हमसे कोई काम लेना चाहती है। भाई उसकी लाश को सही अंदाज में दफन करना होगा। चलो उठो, मैंने जल्दी से कहा। तीनों ने उस बंजर ज़मीन की खुदाई की तो अंदर से हड्डियाँ निकल आईं, कटी फटी हड्डियाँ जिन्हें मैंने गौसल दिया और हवेली के सामने जो बाग था उसमें दफन कर दिया। मैंने अपने कैमरे से काफ़ी तस्वीरें भी बनाई थीं। फिर हम शिकस्ता कदमों से गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन ये क्या, गांव का नक्शा ही बदला हुआ था। अब वहाँ पक्के मकान थे और ना वो सराय थी। हमने बस पकड़ी और शहर की राह ली। शहर आकर टैक्सी की और अपने मोहल्ले की तरफ चल पड़े। मोहल्ले में पहुंचकर हमारी हैरानी की इंतहा न रही। वहाँ का नक्शा भी बदला हुआ था। जहाँ हमारे मकान थे वहाँ मार्केट बन चुकी थी। ये 3 दिनों में इतनी बड़ी तब्दीली, मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा। मुझे खुद भी हैरत है कि 3 दिनों में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। चलो किसी से पूछते हैं, सफदर ने कहा और एक शख्स को रोककर पूछा, भाई यहाँ एक मकान हुआ करता था। मकान? उसने हैरत से कहा, जनाब इस मार्केट को बने 10 साल हो गए हैं। आप किस मकान की बात कर रहे हैं? मैं जल्दी से सफदर को वहाँ से हटा ले गई और बोली, लगता है कोई लंबा चक्कर चल गया है। जब हम 3 दिन में उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच सकते हैं तो यहाँ तब्दीली क्यों नहीं आ सकती। चलो मस्जिद चलते हैं, शायद इमाम साहब अब्बा का पता बता दें। मस्जिद के साथ इमाम साहब का घर था। दस्तक पर उनका बेटा निकला जो अब इमाम था। वो हमें अंदर ले गए और अब्बा से मिलवाया। इमाम साहब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे। पहले तो उन्होंने हमें पहचाना ही नहीं। जब पहचाना तो कहने लगे, तुम लोग इतने साल कहाँ थे? अब लौटे हो? तुम्हारे वालिदैन ने तुम लोगों का बहुत इंतज़ार किया, अखबार में इश्तिहार दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, फिर तुम लोगों के गम में एक के बाद एक वो सब चल बसे। तुम लोग लौटे भी तो पूरे 20 साल बाद। 20 साल का अरसा हमें 3 दिन क्यों लगा? लैला ने अनोखा इंतकाम लिया था हमसे, हमारी जवानी छीनकर, वालिदैन छीनकर। वाकई वालिदैन के गुनाहों की सज़ा औलाद को भुगतनी पड़ती है। जब मैंने इमाम साहब को कहानी सुनाई तो उन्होंने यकीन न किया। हम लोग वहाँ से निकलकर एक स्टूडियो में पहुँचे। उससे कैमरे की रील धुलवाई तो वो बिल्कुल साफ निकली। ना उसमें किसी हवेली की तस्वीर थी, ना किसी लाश की। अब हमारी ज़बान और सच्चाई पर कौन यकीन करता? हमने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाई थी। आखिर लैला ने भी तो सज़ा पाई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।